हेलो दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सबसे आखिरी जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसका नाम है सेक्रेटरी फेज़। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेक्रेटरी फेज़। सेक्रेटरी फेज़ देखने से पहले हमने देख लिया है ओव्यूलेटरी फेज़, और उस ओव्यूलेटरी फेज़ में हमने ऑलरेडी देखा है कि ओवरी में से कैसे ओहम बाहर आ जाता है। अब इस फेज़ में हम देखेंगे कि ये जो ओहम है, ये ओहम जो कि फैलोपियन ट्यूब में चला गया और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला नामक पार्ट में पोर्शन में जाके वहाँ पे वेट कर रहा है स्पर्म्स के लिए। तो आगे जाके क्या होगा, ये हम इस फेज़ में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज़ द फेज़, ओके, इट इज़ द फेज़ बिटवीन ओव्यूलेटरी फेज़ एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज़। तो ये जो फेज़ है वो ओव्यूलेटरी फेज़ और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ के बीच में की फेज़ है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि इससे पहले जो फेज़ हो गई वो है ओव्यूलेटरी फेज़, और इसके बाद शायद जो फेज़ आएगी वो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज़। अब शायद क्यों बोला मैंने? क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो ये फेज़ नहीं आएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये फेज़ आएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि शायद नेक्स्ट जो रहेगी वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ रहेगी। ओके। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर दिया है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये। एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और डे वाइज अगर पूछा तो आपको भी याद रखना पड़ेगा डे वाइज। ओके, डिसेंडिंग फॉर्म, असेंडिंग फॉर्म, ऐसे भी सवाल क्वेश्चन सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको याद रखना है कौन सी फेज कितने दिनों तक चलती है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिनों तक, उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो 6 दिनों से लेकर 13वें दिनों तक चलती है। 14वें 14th डे जो है वो 14वां दिन जो है, उस 14वें दिन को ओव्यूलेटरी फेज रहती है। और 15वें दिनों से लेकर आगे फ्रॉम 15th डे अप टू द 28th डे जो फेज है वो है सेक्रेटरी फेज। ओके, सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। अब इस फेज में होता क्या है वो हम देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर बता दिया। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन तो पहली फेज में हो गया, ओव्यूलेटरी फेज में। ओके, इसके पहले वाली फेज में ओव्यूलेशन होने के बाद जो फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, वो अब एम्प्टी रह गया। वो एम्प्टी क्यों रह गया? क्योंकि उसमें जो एंट्रल फ्लूइड था वो एंट्रल फ्लूइड बाहर आ गया रप्चर होने के बाद, वो ग्राफियन फॉलिकल। एग भी बाहर आ गया, तो भाई अंदर कुछ भी रहा नहीं। ओके, इसलिए हम कहेंगे दिस इज द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, उस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल का कन्वर्जन अब हो जाता है नेक्स्ट फॉर्म में। उस फॉर्म को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ग्राफियन फॉलिकल में से एग बाहर आ गया, एंट्रल फ्लूइड भी बाहर चला गया, तो अब ग्राफियन फॉलिकल का कुछ काम नहीं है, बस बिन काम का हो गया, तो चलो फेंक दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, बॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है उसका कन्वर्जन अगले फॉर्म में हो जाता है, और उस फॉर्म को हम कहते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल का कन्वर्जन कॉर्पस ल्यूटियम में होता है इन प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन दैट इज एलएच। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस हार्मोन के प्रेजेंस में ग्राफियन फॉलिकल, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल का कन्वर्जन कॉर्पस ल्यूटियम में होता है, तो आपको याद रखना है वो हार्मोन है एलएच। अब अगली फिगर में मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग यहाँ पे देखोगे। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली पहले फेज से लेके आखिरी तक के फेजेस में क्या क्या होता है, ये पूरे इवेंट जो है वो ओवरी में दिखाई दिए हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है ये डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ऐसे डेवलपमेंट होके यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। और ग्राफियन फॉलिकल में होता है मैच्योर्ड ओहम, जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, ओके, ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेटरी फेज में 14वें दिन ये बाहर आ गया। जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया यहाँ पर, और रप्चर होने के बाद ये ओवम बाहर आ गया। और ओवम के साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एंट्रल फ्लूइड है, ये एंट्रल फ्लूइड भी बाहर आ गया। तो ओहम आ गया बाहर, और ओहम बाहर आने के बाद कहाँ चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। वो ऑलरेडी हमने सब देखा है प्रीवियस पेजेस में, वो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो उसके बाद ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है मेरे दोस्तों, ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल का क्या हो गया, इसका फेट क्या है, इसका भवितव्य क्या है? तो ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट फॉर्म में
तो वो फॉर्म है कॉर्पस ल्यूटियम, जैसा मैंने अभी बताया। दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये आगे जाके क्या करता है ये हमें देखना है। ओके, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम, वी विल सी दिस फंक्शंस। ओके, अब ये फंक्शंस देखने से पहले वी विल सी what happens with this secondary oocyte. Okay, so secondary oocyte, this is the secondary oocyte. तो जो सेकेंडरी oocyte एम्पुला में गया है उसके साथ दो बातें हो सकती है। एक तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा। सो द ओवम विल गेट फर्टिलाइज्ड और द ओवम रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। तो समझो ये सेम टाइम पे जब ओवम एम्पुला में वेट कर रहा है उसी टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और स्पर्म्स अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ गए, एट दैट टाइम देर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम अगर समझो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है तो देर आर नो पॉसिबिलिटीज दैट द स्पर्म्स विल बी देयर एंड द ओवम विल बी गेट फर्टिलाइज, सो द ओवम विल रिमेन अनफर्टिलाइज। तो दो पॉसिबिलिटीज है, जो सेकेंडरी oocyte है या तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा या फिर वो अनफर्टिलाइज ही रहेगा। तो कुछ भी होने दो, फर्टिलाइजेशन होने दो या फिर फर्टिलाइजेशन मत होने दो, एक बात तो होने वाली है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो जैसा का वैसा रहने वाला है। कॉर्पस ल्यूटियम विल बी देयर, फर्टिलाइजेशन हो या फिर ना हो, कॉर्पस ल्यूटियम वहां पर है, रहेगा। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो आगे जाके क्या करेगा ये हम अभी देखेंगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली यहाँ पर तीन प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। पहला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा हार्मोन है ईस्ट्रोजन और तीसरा हार्मोन है इनहिबिन। ये तीन प्रकार के हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो वी विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस हार्मोन्स। ये हार्मोन्स के इफेक्ट्स क्या है, ये हार्मोन्स कौन से काम करते हैं। ओके, सो इसमें से जो इनहिबिन है वो इनहिबिन, नाम ही है उसका इनहिबिन। ओके, इनहिबिन दैट मीन्स इट विल इनहिबिट समथिंग, ये कुछ तो भी इनहिबिट करेगा। ओके, तो ये क्या इनहिबिट करेगा? ओके, सो इट विल सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। इनहिबिन क्या करेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो एफएसएच और एलएच सिक्रीट कर रही थी, जो एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस कर रही थी एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा भाई अभी तुम एफएसएच और एलएच मत प्रोड्यूस करो, क्योंकि एफएसएच और एलएच का जो फंक्शन है वो हमने देखा है ज़्यादातर करके दो फेजेस में देखा है उसका फंक्शन। एक तो जो हमारी दूसरी फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कैरी आउट करता है। तो अभी तो फॉलिकल की डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है ना हमको, अभी कहाँ हमको सेकेंडरी फॉलिकल तैयार करना है और ग्राफियन फॉलिकल तैयार करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एग है ना फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एफएसएच की ज़रूरत नहीं है, एलएच की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एलएच भी ओव्यूलेशन कैरी आउट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दोनों की भी ज़रूरत नहीं है। तो इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है प्लीज स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन स्टॉप कर दो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर लोब को पिट्यूटरी ग्लैंड के इनहिबिन कहता है। सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट और द फंक्शन ऑफ दिस इनहिबिन। उसके बाद ये जो प्रोजेस्टेरॉन है और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादातर मात्रा में काम करता है यहाँ पर, ईस्ट्रोजन का रोल थोड़ा बहुत होता है अनडाउटेडली। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों मिला के अब क्या करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए जो सिचुएशंस है वो सिचुएशंस कैरी आउट करना ज़रूरी है। हमें प्रेगनेंसी कैरी आउट करनी है ना भाई, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इट विल ब्रिंग आउट द ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है उनकी ग्रोथ कैरी आउट करता है प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स ज़्यादातर मात्रा में यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का आगे जाके हम देखेंगे, एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स विल स्टार्ट टू सिक्रीट द यूटेराइन मिल्क, और यूटेराइन सिक्रीशंस जिसे हम कहते हैं, वो यूटेराइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करना चालू करेंगे एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। तो यूटेराइन सिक्रीशंस में क्या होता है, यूटेराइन ग्लैंड्स उनका जो एंजाइम्स है जो है वो वहाँ पर सिक्रेट करेंगी। तो अलॉन्ग विद दिस ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स के जो यूटेराइन सिक्रेशंस है उसमें वाटरी म्यूकस ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो ये जो वाटरी म्यूकस है वो क्या करता है, अब कैसा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन पर्पस जो है वो फीमेल को प्रेग्नेंट
रखने के लिए या फिर एक नया जीव तैयार करने के लिए जो प्रक्रिया लगती है वो इस प्रक्रिया के थ्रू होती है, वो इस साइकिल के थ्रू होती है। तो फर्टिलाइजेशन कराना है, बस ये मेन एम है, फर्टिलाइजेशन कराना है। तो अब ये वाटर म्यूकस क्या करेगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो जो स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ गए, वो स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब तक ज़्यादा फास्ट गति से ला सकते हैं अगर म्यूकस वाटरी हो तो, क्योंकि वाटरी म्यूकस में से स्पर्म्स ज़रा ज़्यादा स्विम करेंगे, ज़्यादा गति से स्विम करेंगे और वो बहुत ही रैपिडली एम्प्यूला तक पहुंच जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन जल्दी होना, ये भी उसके पीछे का एक मोटो होता है यहाँ पर। और उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का फंक्शन दिया है, दे कैरी आउट द दे ब्रिंग आउट वैस्कुलराइज एंडोमेट्रियम, मोर वैस्कुलराइज एंडोमेट्रियम। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में यहाँ पर जो वैस्कुलराइजेशन है वो बढ़ जाता है, कैपिलरीज जो है वो बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ओके, और फाइनली हम देखेंगे एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो 8 से लेकर 10 mm तक बढ़ जाता है। क्योंकि हमने देखा था सबसे पहले जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, वो मेंस्ट्रुअल फेज़, वहाँ पर एंडोमेट्रियम का थिकनेस बहुत ही कम हो गया। लेकिन आगे आगे जाके अगर आपको प्रेगनेंसी मेंटेन करना है तो जो ये फेज़ हम देख रहे हैं सेक्रेटरी फेज़ में, इसमें एंडोमेट्रियम का थिकनेस ज़्यादा रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट तैयार हो जाएगा, आगे जाके एम्ब्रियो तैयार रहेगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम का थिकनेस ज़्यादा रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 से लेकर 10 mm तक अब इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई है। ओके, सो भाई कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर कर रहा है, ओके, कैरी आउट कर रहा है कि एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार कर रहा है। ओके, अब कॉर्पस ल्यूटियम को ये पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ओके, मे बी फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम अपना अपना काम करते रहता है। प्रेगनेंसी के लिए क्या करना है, प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार रखना है, इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार रखना है। हमारे जैसा काम नहीं रहता ये कॉर्पस ल्यूटियम का। अब हम क्या करते हैं, पिछली बार कोरोना आ गया था, तो हम जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं, फरवरी पास आता है, वैसे भी जनरली कभी कभार पिछले 2 सालों में हमने देख लिया कोरोना बढ़ता रहता है। तो हम क्या बोलते हैं, यार अभी फरवरी में कोरोना अगर बढ़ गया तो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे, तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़ाई करे ही तो टीचर हमको पास करा रहे हैं ना। ओके, तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, इन्होंने भी अगर ऐसा सोच दिया, नहीं नहीं स्पर्म आने के बाद हम ये पूरे काम करेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ही हम एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ाएंगे। ऐसा काम ये नहीं करते, अपने जैसा आलस उनमें नहीं है, अपने जैसे स्ट्रैटेजीज उनके नहीं है, वो कंटिन्यू उनका काम करते रहते। तो तुमने भी वैसा ही करना चाहिए, कुछ भी हो जाने दो, अपन अपनी अपनी तैयारी से रहने का, कोरोना आए या नहीं आए, बस फरवरी में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हमने हमेशा तैयार रहना है। ओके, लिव इट। सो उसके बाद में हम देखेंगे अभी कि आगे जाकर वहाँ पर क्या होता है, कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर दी है पहली स्ट्रैटेजी, हम लोग देखेंगे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। तो समझो ओहम वहाँ पर वेट कर रहा है एम्प्यूला में, और सेम टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद स्पर्म्स आ गए फैलोपियन ट्यूब में, और अगर ओहम को वो फर्टिलाइज कर देते हैं तो क्या होता है, जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ पर जाइगोट तैयार हो जाएगा, जाइगोट तैयार होने के बाद आगे जाके ब्लास्टुलेशन हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट तैयार हो जाएगी, और वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाएगी, और उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। दैट इज द इम्प्लांटेशन। ओके, पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इसका मतलब अभी इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद आगे जाके एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा, और वो जो एम्ब्रियो है दोस्तों, वो एम्ब्रियो तैयार करेगा एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। दैट इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन वहाँ पर तैयार हो जाएगा, और ये हार्मोन फिर वो जो फीमेल है, वो जो मदर है अभी जो कंसीव्ड हो गई ना, तो उसके ब्लड में चला जाएगा। ओके, दैट HCG विल बी अपीयर इन हर ब्लड, और उसके यूरिन में भी वो HCG पाया जाता है।
सो अगर उस फीमेल के यूरिन में जो HCG है, वो यूरिन की अगर हम टेस्ट करेंगे, पैथोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, और उस यूरिन में अगर HCG आ गया, HCG मिल गया, तो इसका मतलब है कि दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी के लिए ये एक टेस्ट भी है। ओके, सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी? अपीयरेंस ऑफ HCG इन ब्लड और इन यूरिन। HCG अगर ब्लड में या फिर यूरिन में मिल जाता है उस फीमेल के, सो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। दैट मीन्स वो जो फीमेल है वो फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर वो कंसीव्ड हो चुकी है। तो भाई ये हमने देखा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। लेकिन अभी जो अनमैरिड फीमेल्स है, ओके, या फिर जिनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता ही नहीं है, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, समझो फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया, तो दोस्तों अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ऑन द 26th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के 26वें दिन क्या होता है, वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, एट्रोफाइज हो जाता है, ओके, डीजनरेट हो जाता है, और एक वाइटिश स्कार लाइक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। यहाँ पर दिया कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो एट्रोफी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टेक्स प्लेस। लेकिन अगर एट्रोफी हो गई तो एट्रोफी होने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम का कन्वर्जन हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। कॉर्पस एल्बिकन्स, इट इज द व्हाइटिश स्कार लाइक बॉडी। ओके, तो जाहिर सी बात है आगे जाके प्रेगनेंसी होल्ड नहीं होगी। ओके, सो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का कन्वर्जन कॉर्पस एल्बिकन्स में हो गया, तो फिर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम इससे पहले क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कर रहा था, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर रहा था, इनहिबिन का सिक्रेशन कर रहा था, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो गया तो ये हार्मोन सिक्रेट नहीं हो गए। So there is decrease in the progesterone there is decrease in the progesterone and estrogen। तो प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का और इनहिबिशन का भी जो सिक्रेशन, इनहिबिन का भी जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हमने इससे पहले देखा इनहिबिन क्या करता था, इनहिबिन वाज स्टॉपिंग द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। तो इनहिबिन ने क्या किया, FSH का और LH का सिक्रेशन स्टॉप किया था। तो अभी अगर इनहिबिन ही नहीं है तो फिर FSH और LH का सिक्रेशन बढ़ेगा। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज जाता है कि देयर इज नो इनहिबिन, सो लेट्स नाउ सिक्रेट द FSH एंड LH। तो FSH और LH का सिक्रेशन हो जाएगा और आगे जाके जो एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है वो शेड होना शुरू हो जाएगी। ओके, ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और आगे जाके जो नई फेज हम देखने वाले हैं वो फेज आएगी जिसका नाम है menstrual phase। okay, the menstrual phase of the next menstrual cycle can be seen। तो ये जो सारे चेंजेस है दोस्तों, ये पूरे चेंजेस हमने देखे हैं सेक्रेटरी फेज में। इस सेक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। सो दिस आर द चेंजेस दैट हैज़ बीन टेक्स प्लेस इन द सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।